IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। मैं ठीक हूँ। तो ये तो हमारा रिपब्लिक डे वाला हफ्ता है, तो क्यों ना आज रिपब्लिक डे के रिलेटेड कुछ विषय पे बात की जाए। हाँ, ये वैसे एक पुलियाबाजी में परंपरा भी रही है जो सदियों सदियों से चली आ रही है, सिर्फ 4 साल से। हाँ। लेकिन हमें लगा उस परंपरा को जारी रखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा विषय भी है। हम लोगों ने कई बार बातें की है, जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस को आजादी दिवस की तरह मनाते हैं, या फिर ये भी हम लोगों ने एपिसोड किया था जो कि हमारा दूसरा एपिसोड था कि ये रिपब्लिक क्या बला है, और उस पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो जारी रखते हैं उसी कॉन्वर्सेशन को, और इस बार हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, मतलब संविधानवाद, या फिर उर्दू में कह सकते हैं आइन परस्ती के बारे में, कि क्या है ये और क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि ये क्या है, क्या होता है संविधानवाद, इसे हम कैसे समझें। सौरभ, आप क्या बोलते हैं? मैं तो इसको ऐसे ही समझता हूँ कि भाई अगर समाज जो है किसी नियमों पे चल रहा हो और सिर्फ किसी की कहे सुने से नहीं चल रहा हो, जैसे कि पहले राजा रजवाड़े, या फिर आप राजा जो है वो बोलेगा भाई मेरे को भगवान का दिया अधिकार है, इसीलिए मैं राज करता हूँ और भगवान के दिए अधिकार से मैं ये समाज को चला रहा हूँ। तो एक तरह से राजा की मर्जी से चलता है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो एक तरह से नियमबद्ध नहीं है। पर उसमें एक चीज है, आप बोल सकते हैं कि भाई राजा भी नियमों में बंधा है टेक्निकली। प्रैक्टिकली शायद ऐसा नहीं होता, है ना। तो प्रैक्टिकली तो ठीक है, राजा कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको लोग कहेंगे अरे नहीं, है तो नियम ही, लेकिन राजा अगर अच्छा नहीं है तो वो वैसा है। तो मुझे लगता है इसमें एक जो मॉडर्न तरीका है वो ये है कि वो नियम जो है वो मतलब दे आर सब्जेक्ट टू रीजन, कि वो आप उस पे वाद विवाद कर सकते हैं और तर्क के हिसाब से वो नियम डिसाइड होते हैं, और वो नियम चेंज हो सकते हैं समाज की परिस्थितियों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। ये नियम जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये नियम है जो समाज खुद बनाता है अपने लिए, कहीं से टपके हुए नियम नहीं है ऊपर से। ओके, तो और आपने एक बार वो नियम बना लिए, फिर आप उन नियमों के हिसाब से चलते हैं। ये नहीं है कि एक आदमी के लिए नियम अलग है, वो अलग बात है, उसको हम बोलेंगे शायद वो लिबरल वाली चीज है कि सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। पर नियम बराबर नहीं भी हो, नियम हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था है। ख्याति, आप क्या कहती हैं? हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसी में जो सौरभ बता रहे थे कि मुझे उसमें एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन ये लगता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं, मतलब ये एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो लीडर आपने चुना है, चाहे वो एक मोनार्क हो या फिर वो एक इलेक्टेड लीडर हो, राइट, उसको भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से, मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम कर सकता है। वो ऐसे अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने उठ के मुझे लगा कि मैंने आज रूल ये बनाना है तो मैं बना दूंगा। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे कि एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ नियम बने हुए हैं और उस नियम के अंदर बंध के उसको अपना राज्य चलाना होगा। ये अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकता है। वो एक मुझे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन लगता है। वरना मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, मतलब थियोरेटिकली, कि वो उसमें ऐसा लिखा हो कि ठीक है, ये जो राजा सिलेक्ट करके आएगा वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, बट फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं कहा जाएगा, फिर वो उसको कुछ और ही कहना चाहिए, शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने के लायक नहीं होगा। तो आप दोनों ने दो अलग अलग बातें कही कि सौरभ ने कहा कि एक तर्क होना चाहिए, और ख्याति आपने कहा कि कोई नियम होने चाहिए। तो इन दोनों को ही थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कई सारे अब्राहमिक फेथ्स हैं जिसमें किताब ज्यादा जरूरी होती है ना, जैसे बाइबल हो गई, या फिर कुरान हो गई, कुरान है, हदीस है, वगैरह वगैरह। तो क्या उन्हें हम संविधान कह सकते हैं, उन्हें तो फॉलो करना? इसीलिए मैंने वो फर्क किया, क्योंकि अगर जो ख्याति ने डेफिनेशन बताई वो नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है, जैसा मैथ्स में बोलते हैं।
तो वो नेसेसरी तो है कि नियम होने चाहिए, लेकिन सिर्फ नियम होना जो है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ नियम तो धर्म के भी बड़े सारे नियम है, और धर्म तो राजाओं से भी बड़ा ही होता है, ठीक है, तो उसके दायरे में लोगों को काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जो नियम है वो समाज के, और आप कह सकते हैं कि ठीक है वो कहते हैं ऊपर से लोगों ने बना लिया, उसके ऊपर में भगवान का ठप्पा भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि तर्क इस तरीके का भी हो सकता है, तर्क वितर्क भी हो सकता है कि वो बोलेंगे कि ये तर्क मेरा है कि मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है और इसीलिए मैं आपके ऊपर राज पर उसको हम तर्क मैं नहीं बोलूंगा, जो खासकर जिसको हम संविधान समझते हैं, वो जिसको हम मॉडर्न भाषा में जो एक कानूनी तर्क होते हैं कि क्यों कोई चीज ठीक है, और वो जो चीज है वो सबके लिए जायज और फेयर होनी चाहिए। तो एक जो मेरे को लगता है इसमें एक जो रॉल्स व्हील का कॉन्सेप्ट है, कि जो एक रॉल ने बोला था कि एक नियम बनाने का नकाब होना चाहिए, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, बिल्कुल। तो वो एक नकाब ये है कि भाई आपने वो एक पर्दा करके रखा है, जब नियम बना रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि वो नियम किस पर लागू होगा, अदरवाइज तो आप आदमी देखकर कभी भी कोई भी कन्वीनियंट नियम बना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान भी एक सेट ऑफ नियम है, वो समाज अपने तर्क से अपने सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से बना रहा है, और फिर वो चेंज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से संवैधानिक व्यवस्था का, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप उस पे भगवान का ठप्पा लगाते तो फिर तो वो जिसको बोलते हैं परमानेंट हो गया ना, कभी बदल नहीं सकता, ठीक है, हमेशा के लिए, और कोई भी चीज हमेशा के लिए तो नहीं हो सकती, तो ये तो फिर ये इस चीज पे फेल हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो भगवान का ठप्पा वाली बात हो, उसमें भी बदलाव आ सकता है, क्योंकि जैसे पहले होता था, चीन में भी होता था, राजाओं को प्रूव करना पड़ता था कि उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहा है या बना रहेगा, और उनकी जो डायनेस्टी है उसके ऊपर है। और कई बार ऐसे होता था कि जब उनका राज्य है वो सीमित हो जाता था, या फिर कोई और राजा अटैक कर देता था, तो एक ऐसी स्टोरी बना देते थे लोग कि भगवान का उन पर से आशीर्वाद उठ चुका है, आशीर्वाद चला गया, और किसी को आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हो सकता है तर्क अभी हम लोग साइंस की तौर पे देख सकते हैं या फिर वेलफेयर के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन पहले वेलफेयर की जो परिभाषा है वो बहुत बहुत अलग हो सकती है। नहीं, मैं तो वेलफेयर के हिसाब से नहीं देख रहा, मैं फेयरनेस के हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि फेयरनेस के हिसाब से एक चीज है, मुझे लगता है शायद आप भगवान का नाम उसमें लगा लो या ना लगा लो, लेकिन अगर आप इस तरह से देखो कि रूल्स जो है वो सबके लिए होने चाहिए, जो एक हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का तो एटलीस्ट फीचर मानते हैं कि भाई सब लोगों को एक बेसिक मूल अधिकार जो है वो हर इंसान को एक तरह से बराबरी से देखा जाए। और पुराने जमाने की आप सारी सोसाइटीज देख लीजिए, कोई ऐसा हिंदुस्तान ही सिर्फ नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसा है, लेकिन बाकी जगहों पे भी सब जगह, हर जगह पे कोई एक प्रीस्टली क्लास होगी जो कि भगवान के करीब ज्यादा रहती है पूजा पाठ की वजह से, एक रूलिंग क्लास रहेगी जो हिंदुस्तान में क्षत्रिय और इस टाइप की कॉम हो जाती है, और एक बाकी लोग हो जाते हैं हिंदुस्तान में, उसमें ट्रेडर्स को एक अलग दे दिया है वैश्य को, लेकिन बाकी सब जगहों पे भी ये 2-3 अलग अलग, तो यूरोप वगैरह में उसको रॉयल्टी, नोबलमैन, राइट, और वो नाइट्स और प्लेबियन, इस तरीके के टर्म्स होंगे। प्लेटो में वो फिलोसफर किंग और रूलिंग क्लास और वॉरियर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास, इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में जो वर्ण व्यवस्था सब लोग जानते ही हैं, उस तरीके के नाम है। तो पुरानी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें एक तो ये चीज है कि हर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, इंसान में फर्क है। उसके बाद नियम है, और नियम पे यूजुअली तो एक भगवान के आशीर्वाद से ही वो नियम होते हैं, उसके बिना तो वो नियम नहीं होते। मुझे लगता है ये एक मॉडर्न जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका ये चीज है कि भाई जो नियम है वो इंसान के बनाए हुए हैं, इंसानों के लिए बनाए हुए हैं, और जो ये राजाओं को एक भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता था रूल करने के लिए, वो एक मुझे लगता है इसीलिए भी क्योंकि पहले शायद राजा उतने स्ट्रांग नहीं होते थे, वो अपनी इमेज और जो उनकी इस तरीके की वो होती थी कि भाई भगवान का हाथ है, इसीलिए पब्लिक उनकी बात सुनती भी थी। स्टेट्स इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी ना पहले, ठीक है, लड़ाई होती थी, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है, करेक्ट। तो लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, अब तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, लेकिन तब वो धर्म से मिलती थी,
कि अगर धर्म ने हाँ हम्म बोल दिया कि ये राजा है तो मैं राजा हूँ, तो वहां से उसकी वो लेजिटिमेसी डिराइव हो रही थी। और अभी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज या रिपब्लिक्स अपनी लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं भी इसी के ऊपर आ रहा था कि एक डिफरेंस ये है कि पहले ये रिपब्लिक की परिभाषा में भी हम लोगों ने पहले चर्चा की इस बारे में कि एक होता है रूल ऑफ मेन, पहले रूल ऑफ मेन ही होता था, हम लोग रूल ऑफ मेन या विमेन वर्सेस रूल ऑफ लॉ। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो रूल ऑफ मेन या विमेन में मतलब मैं अगर राजा हूं तो मैं जो चाहे वो बता सकता हूँ कि इंसाफ इस तरीके से होना चाहिए, और क्योंकि मैंने कहा है वैसे ही होगा इंसाफ, तो वो होता है रूल ऑफ मैन। और दूसरा होता है रूल ऑफ लॉ, जिसमें हम लोग कहेंगे कि भले ही तुम राजा हो या तुम प्रजा हो, तुम्हारे ऊपर कुछ नियम लागू होंगे। और ऐसा नहीं है कि सेम नियम होंगे, राजा के लिए अलग नियम होंगे ऑब्वियसली, और प्रजा के लिए अलग होंगे, लेकिन फिर भी राजा को भी कुछ नियमों का पालन करना है। तो उसे हम लोग एक रिपब्लिक में कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होता है, ना कि रूल ऑफ मैन होता है। लेकिन इससे जो दूसरा पॉइंट आता है, जो ख्याति ने कहा कि क्योंकि रूल ऑफ लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो हम लोग ये नहीं कह सकते राजा ने 4 जंग जीत ली इसीलिए हम लोग इसे वैध मान लेंगे। तो आपको रूल ऑफ लॉ बार बार प्रूव करनी पड़ेगी, उससे उसकी वैधता को प्रूव करना पड़ेगा। और ये वैधता कई चीजों से आ सकती है। कई बार वैधता आ सकती है कि क्योंकि मैंने बोला भगवान का आशीर्वाद है, और आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में अब आप ये जाके बोलोगे तो कोई मानेगा नहीं, आपको और कुछ प्रूव करना पड़ेगा। तो ये वैधता के जो प्रमाण दिए जाते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन देना पड़ता है वैध जब। तो आई थिंक फेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सौरभ, फेयरनेस की परिभाषा भी बदली है ना। मतलब पहले लोगों को लगता था कि फेयरनेस मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से एक समतल लेवल पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परिभाषा नहीं थी। ये मॉडर्न आइडिया है। लेकिन अगर हम लोग मानते हैं कि ज्यादातर लोग समाज में मानते हैं कि ये वैध है, ये नियम वैध है, तो हम लोग को वो कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार होगा। जबकि आज के इसमें हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे, जो पहले नहीं था। तो ये हम एक थोड़ा सा ट्रेस कर सकते हैं, ये किसी एक दिन अचानक तो हो नहीं गया। तो कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे, आई मीन ये कौन सा मिड पाथ है इन चीजों का, कि जहाँ पे ठीक है भगवान के आशीर्वाद वाले राजा, और सडनली बीच में एक चेंज आना शुरू हुआ, और फिर कहाँ मॉडर्न टाइम में प्रॉपर, जिसको हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, जिसका आज हिंदुस्तान भी पार्ट है, और हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं उस चीज को कि हम भी एक आधुनिक देश हैं और हम पिछली सदियों में नहीं टिके हुए हैं। तो ये जर्नी किस तरह से रही है आधुनिकता की? तो मैं थोड़ा इस पे पढ़ रही थी, तो एक तो मैं थोड़ा सा मुझे ये आइडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, मतलब ऐसे तो सोचें से अगर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट करके सोचे तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जो सब लोग मान रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब ये डॉक्यूमेंट में इतनी शक्ति है कि उस हिसाब से फिर हमारी दुनिया हमारा देश चलेगा, कि हमारी सोसाइटी चलेगी, राइट। तो हम एक तरीके से बहुत ज्यादा पावर एक डॉक्यूमेंट में हम मान रहे हैं। तो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक तरीके से हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग का एक इनोवेशन है ना, कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स ने मिलके ये एक आइडिया को बनाया है, और उसी हिसाब से अभी काफी सारे देश उसके हिसाब से चल रहे हैं, राइट। तो ये आइडिया अगर इवॉल्व कहाँ से हुआ, अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करके जाके देखें तो सब लोग कहेंगे कि मैग्ना कार्टा प्रोबेबली एक पहला रिटन डॉक्यूमेंट था, जिसके थ्रू मतलब बहुत सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू ये नेगोशिएशन हम देख पाते हैं कि जहाँ, तो उसी मैग्ना कार्टा की पहले भी है, मतलब अगर रोमन ग्रीक और रोमन एम्पायर्स में जाएंगे, एंशिएंट ग्रीक और रोमन एम्पायर्स, तो तभी भी रिपब्लिक का कंसेप्ट था, और वहां पे भी चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट था। वहां उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन भी था, लेकिन वो नेसेसरी नहीं था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उस जमाने का था वो आज के हिसाब से हो। वो उस जमाने के रूल्स जो भी थे उस हिसाब से कुछ लिखा होता था। तो वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से काफी डिफरेंट था। उसमें जरूरी नहीं था कि वो स्टेट का पावर लिमिट करे, ये सारे फंडे इतने नहीं थे। हालांकि लेकिन ख्याति एक चीज मेरे को जो लगती, मुझे कंफर्म नहीं है, तुमने इस पे अगर देखा है तो बताओ, कि जैसे जो प्लेटो की रिपब्लिक है, क्या वो पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि भगवान का आशीर्वाद लिए बिना रूल बना रहा है? क्योंकि उसके अलावा रूल्स तो बहुत देशों में है, ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है, लोग हमेशा बोलते हैं कि रूल्स हैं, राइट, कोई ना कोई नियम बनाने की कोशिश करते हैं लोग।
पर प्लेटो ने जो बनाया डॉक्यूमेंट, उसमें शायद उसने ये नहीं बोला कि मेरे को ये भगवान से इंस्पिरेशन आया है कि ऐसा होना चाहिए। और वो एक एनीवे एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो कभी अमल तो हुआ नहीं, उसका एक सुझाव था जो कि कभी हुआ भी नहीं, तो किसी ने माना नहीं। उस जमाने में शायद आपको भगवान का ठप्पा चाहिए था, पर एटलीस्ट उसने लिख के प्रपोज किया कि भाई ऐसा हो तो अच्छा है, और इस तरीके का समाज होना चाहिए जो कि इन रूल से चले, और उसमें हर पोजीशन किसी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है। वो पोजीशन जो है वो एक रोल है, और उस रोल में कोई भी आदमी फिट हो सकता है। ये वाली जो चीज है, ये एलिमेंट्स हैं, ये शायद मुझे लगता है प्लेटो, मतलब हमारी रिटन उसमें, क्योंकि प्लेटो की लिखी हुई चीजें अवेलेबल हैं, और कहीं पे किसी ने कुछ लिखा हो तो मिलेगा नहीं। जैसे हिंदुस्तान में भी लोग बोलते हैं कि गणराज्य थे पहले वगैरह, हाँ, महाजनपद महाजनपद थे, पर क्या उनके पास में इस तरीके से रिटन वो रूल्स थे? वहां पे भी राजा वाजा का कॉन्सेप्ट नहीं था जो महाजनपद थे इंडिया में, लेकिन क्या वो लिखित थे ये तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हो सकता है लिखित हो लेकिन उनकी लिखी हुई चीजें बची नहीं हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो हमें लिखा हुआ हमारे पास है इतिहास का, वो शायद प्लेटो का पहला डॉक्यूमेंट है इस जिसमें भगवान नहीं है। मेरे को ये एक उसकी डिफरेंट लगी चीज। अच्छा, हाँ, मतलब काफी सारे ग्रीक फिलोसोफर्स का ये फंडा तो था कि रूल्स जो भी है उसके ऊपर एक परे एक रूल है। मतलब अगर राजा ने कोई अच्छा। रूल बना दिया तो जरूरी नहीं कि वो ही सबसे बड़ा रूल है। कुछ एक रूल है जो यूनिवर्सल है, जो बहुत फंडामेंटल है, जो नेचर मतलब जिसके हिसाब से दुनिया चलती है टाइप का रूल है। तो वो कुछ एक बड़ा लॉ है, उसके ऊपर काफी सारे फिलोसोफर्स लिखते हैं। और अच्छा। अगर डॉक्यूमेंटेड चीजों के एंगल से देखें, मैंने प्लेटो की रिपब्लिक तो नहीं पढ़ी है, बट एक पॉलीबियस करके एक ग्रीक हिस्टोरियन था, जिसकी जो रोम में उसको शायद उसे बंदी बना दिया गया था। आई थिंक वो जेल में था वहां पे, तो जेल में बैठ के उसने रोमन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखा था। तो उसकी जो हिस्ट्री थी वो काफी इन्फ्लुएंशियल हिस्ट्री मानी जाती है, और काफी सारे बाकी के फिलोसोफर्स उससे भी प्रभावित हुए थे। उस समय उसने लिखा है कि रोम की पॉलिटिकल क्लास, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी थी कि जहाँ पे ये चेक्स एंड बैलेंसेस का फंडा था, और 3 डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, कॉन्सिल्स थे, सेनेट थे और असेंबलीज थी, जो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस, मतलब वो नेचुरली एक बैलेंस सिस्टम बन रहा था। उसकी उसने काफी तारीफ की थी, और उसने कहा था कि अरे ये रोमन एम्पायर इतना बड़ा इसलिए क्योंकि उनकी पॉलिटिकल सिस्टम काफी अच्छी है। तो ये सारे विचार उस समय भी उस पे लोग सोच रहे थे, उसको लोग समझ रहे थे, और वो थोड़ा बहुत शायद मॉडर्न तरीके से अमल में नहीं आ रहे हो, बट कुछ उनके प्रिमिटिव फॉर्म में वो उस समय अमल में आ रहे थे। और वो 500 साल के करीब चला, जब तक रोम एम्पायर किंग वाला एम्पायर बन गए वो फाइनली। बट 500 साल उन्होंने इस तरह से चलाया जहाँ पे एक आदमी सिर्फ 2 साल के लिए एक तरीके का प्रेसिडेंट टाइप बनता था, या प्राइम मिनिस्टर टाइप आप बोल सकते हैं। और उसमें भी 2 लोग को बनाते थे कि एक आदमी जो है वो हावी ना हो जाए, तो 2 लोगों को इलेक्ट करते थे। तो काफी उनका सिस्टम जो था वो और आप बार बार नहीं बन सकते थे, टर्म लिमिट भी थी। तो ये तो थी, आई मीन रोमन लोगों को इस चीज में मानना पड़ेगा, और खासकर छोटे समय तक नहीं रहा, इतना बड़ा सिस्टम और इतने बड़े समय तक उन्होंने मेंटेन करके रखा, 400-500 साल। तो लेकिन उससे मेरे को रोमन जी से ये भी लेसन मिलता है कि जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम हमें शायद आज अच्छा लगता है, लेकिन उस सिस्टम से राजाओं का सिस्टम ने टेक ओवर कर लिया उसको। तो कहानी हर जगह जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हर चीज एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है कि आज जो है कल उससे अच्छा ही होगा। रोम में उनका एक कल था जो कि बेटर था, और उसके बाद में वो एक बेकार सिस्टम में घुस गए जब वहां पे ये वाला सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस का खत्म हो गया, और किसी एक आदमी आके उनका राजा बन गया, और उसने बोला अब मैं नहीं छोड़ूंगा गद्दी, अब मेरे बच्चे ही बनेंगे इसके बाद। तो पर ये सब जब हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि इनके पास इतनी सारी रिटन चीजें बची हुई थी फॉर वॉट एवर रीजंस। क्या वहां पे शायद वेदर ठंडा है इसलिए जो लिखा गया है वो भी बना रहा, और वगैरह भी रीजंस हो सकते हैं। पर क्योंकि वो विचार कहीं ना कहीं जिंदा रहा, ऐसा हम ऐसे
तर्क लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आया है, क्योंकि काफी के बाद के फिलोसोफर्स ने उसको रेफरेंस किया है कि भाई ये पढ़ के वो हाँ इन्फ्लुएंस हुआ है वगैरह टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस ये बोल रहा था कि एनलाइटनमेंट में तो प्रोजेक्ट ही वो था ना कि क्या ग्रीक लोगों ने लिखा था या रोमन लोगों ने लिखा था, वापस उसे एक्सप्लोर किया गया और उसे फिर आधुनिक कंटेक्स्ट में ढाला गया। तो है। और मैग्ना कार्टा तो बिल्कुल आई मीन ख्याति तुमने बोला वो तो मुझे आई मीन काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि मैग्ना कार्टा 1200 कुछ में हुआ इंग्लैंड में, इसीलिए फाइनली 1215 के इंग्लैंड आसपास। जो है 1215 के आसपास, इसीलिए फाइनली इंग्लैंड 300 साल के 300-400 साल बाद पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया। और वो आज तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की छोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो मैग्ना कार्टा की वजह से राजा की पावर्स को इतना सीमाबद्ध कर दिया और वो सीमा बढ़ाते गए ओवर टाइम। वो बड़े धीरे धीरे ग्रेजुअली, वहां पे कभी कोई रेवोल्यूशन टाइप नहीं हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा। उन्होंने बड़े ही धीरे धीरे ये चीजें करते गए और पता नहीं शायद ये कोइंसिडेंस नहीं होगा ना। हाँ उनके यहाँ भी सिविल वॉर हुआ था। हाँ सिविल वॉर तो ठीक है कि दो पक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जीतने वाले ने बाकी हारने वाले को सबको मार दिया। हाँ है ना, तो वो तो ठीक बात है, सिविल वॉर हो सकता है। और 1215 अच्छा उनका टाइम है, मतलब 13वीं शताब्दी में ही ऑक्सफोर्ड भी शुरू हुआ मेरे ख्याल से, और उन्होंने मैग्ना कार्टा भी किया। तो यानी दोनों चीजों के कुछ हो सकता है पीछे कॉमन कारण है तो पता नहीं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो मुझे थोड़ा सा ये इसका ओरिजिनल स्टोरी जानना था कि भाई मैग्ना कार्टा हुआ कैसे, मतलब क्या रीजन की वजह से हुआ ना, मतलब क्यों वहां पे ऐसा डॉक्यूमेंट बना। तो इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सिंप्लीफाई करके बताऊं तो किंग जॉन करके एक राजा था जो शायद फ्रांस के कुछ हिस्से हार चुका था, ठीक है। तो उसको वापस जाके वो पर्टिकुलर फ्रांस का कुछ एरिया उसकी फैमिली में ही रहा था बहुत साल से, तो उसको वापस लेना था। तो ऑब्वियसली जब लेना होता है तो पैसा जड़ाई करनी है, तो पैसा तो पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए टैक्स बढ़ा देता है। तो जब वो टैक्स बढ़ा देता है तो बहुत सारे जो बैरन्स होते हैं, मतलब मुझे इतना समझ में आया है कि उस समय का वो बहुत ही फ्यूडल सिस्टम था, जो फ्यूडल लॉर्ड्स भी काफी स्ट्रांग थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में बहुत सारा एग्रीकल्चर का इकोनॉमी भी था एक तरीके से। तो वो लोग उससे खफा हो गए कि नहीं चलाएंगे हम, इतना सारा टैक्स तुम बोल रहे हो करने को इकट्ठा, हम नहीं करेंगे टाइप को, उसको हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करके कर दिया। तो फिर उन दोनों के बीच में एक प्रकार का झगड़ा चल रहा था, और फिर उसको सुलह करने के लिए किंग जॉन बोलता है कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मतलब थोड़ा सा कुछ सुलह करते हैं। ये मैग्ना एक मतलब उस समय उसको मैग्ना कार्टा नहीं कहा गया, उसको एक चार्टर बनाया बेसिकली उन्होंने, कि ये चार्टर बनाते हैं और मैं इस हिसाब से चीजें करूंगा। एक प्रकार का नेगोशिएशन वो चल रहा था। और ये मैं थोड़ा सा देख रही थी कि ये पहली बार नहीं हुआ कि इस प्रकार के कुछ नेगोशिएशन होता था। पहले भी मतलब ऐसे चार्टर लोग रिलीज करते रहते थे और किंग लोग कभी कभी आते थे, तो फिर वो बोलते थे कि हाँ मैं अपना रूल में इस हिसाब से करूंगा। तो एक चार्टर का कुछ फंडा इसके पहले से भी चल रहा था, बट ये वाला चार्टर थोड़ा सिग्निफिकेंट हो गया। और इनफैक्ट उसके बाद भी उनका झगड़ा चलता रहा, और दूसरे साल फिर उसको एक्चुअली वो मर जाता है फाइनली। किंग कैसे मरता है वो मुझे डिटेल में नहीं पता है, बट अल्टीमेटली उसका बेटा आता है, फिर सेकंड किंग बनता है, और उसको भी फिर उन लोग उसको भी वो चार्टर और एक चार्टर उसका वर्जन साइन करना पड़ता है। तो एक प्रकार से एक प्रेसिडेंट बन जाता है। फिर वो जो सेकेंड या थर्ड चार्टर होता है, फिर वो जाके मतलब वो तब तक थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको काफी जगह पे बताया जाता है। तो फिर वो धीरे धीरे वो मैग्ना कार्टा करके उभर के आता है। और उसमें से कुछ कुछ जो क्लॉजेस दिए गए थे उस समय, वो काफी सारे मतलब लोगों ने मतलब वो लोगों के जहन में रह जाते हैं और फिर वो कैरी ऑन होते रहते। तो आज भी उसमें से 4 कुछ क्लॉजेस है जो आज भी मतलब एक्टिव है, वो इतने 800-900 ऑलमोस्ट सालों के बाद भी। तो इस प्रकार से मतलब और वो शायद पहला उस तरीके का था ना कि भाई राजा किसी को भी बंदी नहीं बना सकता। अरे किसी को भी बंदी बनाने के लिए ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, जो अभी भी हम मतलब हिंदुस्तान में अभी भी इस पे बहस होती रहती है कि भाई आप जेल में बिना ड्यू प्रोसेस के लोगों को नहीं रख सकते। ये मैग्ना कार्टा की 800 साल पहले की जिरह है, और जिसको उन्होंने आत्मसात किया है। हिंदुस्तान में शायद हमने आत्मसात नहीं किया, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ठीक है, अरे इस पे आरोप लगा है ना तो इसको रहने दो। आरोप लगने पर आप किसी को बंदी नहीं बना सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि राजा किसी को भी बंदी बना लेता था उस टाइम पर। तो उनको था कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, मनमानी से आप किसी को बंदी नहीं बना सकते, आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हिंदुस्तान में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर 1 साल से ज्यादा से जेल के अंदर है बिना ड्यू प्रोसेस के,
ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, 100 करोड़ की जनता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस नहीं है हर चीज के लिए। और बहुत है हिंदुस्तान में, मतलब अब वो बड़े केस हमको दिखता है, लाखों लोग हैं जो कि जेलों के अंदर हैं बिना उनके ऊपर कार्रवाई हुए ठीक से वगैरह। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान होने का कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, और ये मैग्ना कार्टा ने पहली बार किया दुनिया में। इसके लिए मैग्ना कार्टा को हम सब एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट मानते हैं। तो ये, लेकिन ये अभी भी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। हाँ, हाँ। पर इतना जबरदस्त डॉक्यूमेंट था वो कि उसके बाद जैसे बिल ऑफ राइट्स आया वगैरह वगैरह, पर उसके बाद इंग्लैंड को एक और नया संविधान लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो लोग बस कंबाइन कर लेते हैं मैग्ना कार्टा, और फिर उसके बाद की सदियों में जो हुआ और एक कन्वेंशन बन गए हैं वहां पे। तो ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट लिखित नहीं है जो बताता है कि इंग्लैंड में क्या रिलेशनशिप है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बीच, या फिर सिटीजन और पार्लियामेंट के बीच। लेकिन वो तो मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं 800 साल से वो जीवित है और अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। और वो जिसको कॉमन लॉ भी कहते हैं ना, तो उनका कॉमन लॉ भी तो एक इंग्लैंड के सिस्टम की एक वो है कि उनके यहाँ आईपीसी जैसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में अभी हम लोगों ने भी बहुत बड़ी की भाई आईपीसी की जगह हमने एक और न्याय संहिता, भारत न्याय संहिता बनाई है, भारत न्याय संहिता। लेकिन इंग्लैंड में कोई न्याय संहिता नहीं है। वो कहते हैं कि जो केस लॉ है वही न्याय संहिता है। इतने सारों से जो एक विजडम ऑफ क्राउड है, जो कि किसी भी कुछ लोगों के विजडम से सुपीरियर है, और इतने लोगों के आपस के जो केसेस हुए हैं, उनकी झड़पें हुई हैं, और उसके जो निर्णय निकले हैं, उन प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे हम आज की डेट में अपना समाज चला सकते हैं। इस तरीके की काफी जबरदस्त चीज थी कॉमन लॉ। तो देखिए, फिर ये 1215 में ये मैग्ना कार्टा लिखा जाता है। उसके बाद भी लेकिन ऐसा नहीं कि इस आइडिया को वापस चैलेंज नहीं किया गया कहीं पे, ठीक है। तो बाद में अगर हम मिड यूरोप की वापस हिस्ट्री पढ़ेंगे 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के आसपास, तो तभी भी वापस एक दो अलग अलग थ्रेड्स उभर के आते हैं। एक को कहा जाता है एब्सोल्यूटिज्म, जिसमें अगर आप देखोगे तो लुई द 14th का रूल है फ्रांस में, जिसमें जब वो बोलता है आई एम द स्टेट, राइट, वो बोलता है मैं ही स्टेट हूँ, मतलब मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे टाइप का। और दूसरी साइड पीटर द ग्रेट है रशिया में, तो वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रहा होता है। और इंग्लैंड में भी एक ऐसा किंग आया था, चार्ल्स वन करके एक आया था, जिसने बोला कि उसने ट्राई किया कि मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही कुछ टाइप का करने की, क्योंकि बाकी सब जगह तो चल ही रहा है, तो मैं भी लुई बन जाता हूँ। हाँ, भगवान ने मुझे सिलेक्ट करके भेजा है ना ये रूल करने के लिए, तो ऐसे वो भी अपना चलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो इंग्लैंड में शायद उस समय जो परिस्थितियां ऐसी थी कि उसका ये कामयाब हो नहीं पाया, और इनफैक्ट एक प्रकार का रिवॉल्यूशन हो गया, और उसमें उसको चौराहे पे वो उसका एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। तो जब आपने वो ऊपर से आने वाले को एग्जीक्यूशन ही कर दिया, मतलब वो तो गॉड से तो है ही नहीं, वो वाला तो उन्होंने बोल ही दिया, मतलब उन्होंने शुरू ही कर दिया कि अब तो ये तो मानेंगी नहीं। और फिर वो पूरा काफी उनका एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन करके एक होता है, तो काफी सिविल वॉर वगैरह चलता है। पर उसमें दो थ्रेड निकल के आते हैं कि पार्लियामेंट पे वो लोग मतलब ये जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्ट्रांग हो जाती है कि पार्लियामेंट के अंदर से ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, मोनार्क रहेगा लेकिन मोनार्क उतना भी स्ट्रांग नहीं रहेगा, जो भी सॉवरेनिटी और लेजिटिमेसी आ रही है वो पार्लियामेंट के थ्रू आएगी। ये एक प्रकार का सेट हो गया, जो फिर बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होता है, वहां पे भी कुछ कुछ इसके आइडियाज और आगे जाते हैं। पर हाँ, तो शुरुआत तो मुझे लगता है इंग्लिश लोगों ने ही की थी। लेकिन फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का खैर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो कि हमारे प्रियम्बल में भी है कि आजादी, बराबरी और भाईचारा, तो ये जो नारा है ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का है कि भाई कि सब लोग बराबर हैं। ये शायद पहली बार, क्योंकि इंग्लैंड ने ये कभी नहीं बोला, और वहां पे वो धीरे धीरे करके हुआ। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पहली बार आवाज उठी कि भाई सब इंसान बराबर हैं। उस अभी प्रणय ये शायद हिस्ट्री की वो हो सकती है, वो उन्होंने भी बोला था कि सारे आदमी बराबर हैं, कि औरतों को शामिल किया था इसमें, क्योंकि ये तो हम आज की डेट में ऐसा बोल देते हैं। मेरे को लगता है उस टाइम पे सब इंसानों की, लोगों की परिभाषा अलग अलग हुआ करती थी। हाँ, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ तो वो आगे बढ़े थे कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी घर में पैदा हुआ है सिर्फ उसकी वजह से उसका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं हो। एटलीस्ट इतना तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया, और उसको हमने हिंदुस्तान में काफी अच्छे से अडॉप्ट भी किया। तो लेकिन अभी हम देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यूरोप के बहुत एग्जाम्पल्स हैं,
तो अभी प्रणय, तुम इस क्रिटिसिज्म को क्या कहते हो कि भाई हाँ ये तो इतना है, यूरोपियन लोगों ने ऐसा कर दिया तो हम इसको हिंदुस्तान में क्यों माने? ठीक है, ये भाई प्लेटो ने ऐसा बोला, फिर रोम वालों लोगों ने भी ऐसा किया, और उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ऐसा बोल दिया, तो भाई हम लोग क्योंकि गुलाम थे यूरोपियन लोगों के, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो ये तो क्या ही गुलामी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारा क्या? हाँ, हाँ, नहीं वही है, आइडिया कहीं से भी आए, अगर आइडिया अच्छा है तो उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। वही तो भारत का सार है, मतलब भारत के विवेक का सार यही है कि कहीं से भी आइडिया है वो ले लो, उसको भारतीय बना दो। तो वही पॉइंट है यहाँ पर भी, कि हम लोग को लगा, और उसमें भी डिबेट तो हुआ ही होगा कि भारत को रिपब्लिक होना चाहिए या नहीं, और क्योंकि हम लोगों को लगा, और सब जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे, कि ये एक बेटर सिस्टम है आज के परिवेश में गवर्नेंस चलाने के लिए, तो इसीलिए अडॉप्ट किया जाना चाहिए। इसका मैं एक हमेशा मेरे को लगता है, जब भी कोई इस तरह से बोलता है तो मुझे लगता है हम एक जो जिसको बोलते हैं ना, एक वेस्टर्निज्म और मॉडर्निज्म का चीज रहता है। हम बोल रहे हैं कि अरे ये तो उनका आइडिया है, हमारा नहीं है। अरे भाई, लेकिन ये जो हम भी बोलते हैं कि हमारा आइडिया है, वो 500 साल पहले फ्रांस में भी वही आइडिया था। ऐसा नहीं है कि वो लोग शुरू से कुछ अलग से सोचते हैं। तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री का वो मेरे को वो लगता है एक्सीडेंट है कि कोई आइडिया कहीं पे पहले आ सकता है, कोई कहीं पे। अब हिंदुस्तान ने शून्य का इजाद पहले कर लिया, तो अब यूरोप वाले बोलते नहीं नहीं ये तो इंडियन आइडिया है, हम जीरो नहीं यूज करेंगे, तो फिर वो कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो अब सिविलाइजेशन इतनी बड़ी है, कभी कभी कोई आइडिया हमारे यहाँ पहले आया, कभी कोई, अब पेपर का इन्वेंशन चाइना में हुआ तो हम कहें भाई पेपर हम यूज नहीं करेंगे, वो तो चाइनीज प्रोडक्ट है। ऐसा थोड़ी होता है, सब लोगों ने पूरी दुनिया में पेपर को यूज किया, भाई चाइनीज ने बनाया तो उससे क्या हुआ? तो कोई आइडिया किसी सिविलाइजेशन में पहले आया, कोई आइडिया किसी में, लेकिन हर कोई एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ना चाहता है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कि वेस्टर्न आइडिया, वेस्टर्न पब्लिक भी हमारे जैसी थी भाई पहले, ठीक है। ये एक तो मॉडर्न आइडिया है, नॉट आदमी, नेसेसरीली वेस्टर्न। हाँ ये एक मॉडर्न आइडिया, वेस्ट भी मॉडर्न थोड़ी था हमेशा, पहले वो लोग भी जहालत में थे भाई। तो जैसे अब हम उस जहालत में क्यों जाना चाहते हैं? पर ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से ये हो जाएगा क्या? मतलब ये मुझे लगता है कि ये नेगोशिएशन जो इन लोगों ने भी किया है मैग्ना कार्टा से बाद वाला, राइट, ये कांस्टेंट नेगोशिएशन वो लोग कर रहे थे ना अपने मोनार्क्स के साथ कि ये हमें दो, ये पावर चाहिए, नहीं करेंगे, राइट, देवर। तो आई थिंक जब तक मतलब ये हम एज अ पीपल जब हम ये अपने आप में नहीं समझेंगे या ये पावर हम अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो पावर लिखी होगी, लेकिन अगर हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो बिल्कुल ख्याति, मतलब मुझे लगता है कि जो तुमने मैग्ना कार्टा का एग्जाम्पल दिया, और खासकर जो इंग्लैंड का प्रणय ने बोला कि अभी तक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका, उसका सबसे बड़ा लेसन यही है कि लिख देने से थोड़ी हो जाता है, आत्मसात करना पड़ता है। और अगर सोसाइटी उन बेसिक प्रिंसिपल्स को माने, और वो सब लोग मान सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन वो लोग भी तो अनपढ़ ही थे 400-500 साल पहले, कोई बहुत सारी पढ़ी लिखी कौम थोड़ी थी उनकी, लेकिन उन आइडियाज उनकी पब्लिक में घुस गए ना, कि अरे भाई राजा एब्सोल्यूट नहीं है, और तुम हमको बंदी नहीं बना सकते बिना किसी। अगर ये हर कोई किसी के दिमाग में घुस जाए, तो फिर आप लिखा हो या ना लिखा हो, उसको आप उस सोसाइटी से खत्म नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में लिखा थोड़ा सा आत्मसात होने से पहले गया है, और हम अभी नए नए देश भी है, वहां 800 साल से भी तो है, तो कंपैरिजन भी इतना फेयर नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कोशिश है, और ये जो आइडियाज को एक तरीके से पुलियाबाजी में डिस्कस करने की जरूरत है, वो हर चौराहे नुक्कड़ पे जरूरत है कि ये जो आइडियाज हैं वो हर किसी के दिल में बस जाने चाहिए कि भाई हम आजाद हैं, हम आप बराबर हैं, हमें भाईचारा बनाना है देश में, और देश हमारे ऊपर नाइंसाफी नहीं कर सकता, कोई भी किसी इंसान के ऊपर नाइंसाफी नहीं कर सकता। ये चीजें एक हर किसी को लगना चाहिए। इस पे क्या कंटेस्टेशन, ये चीज को आप इस चीज पे हम बहस नहीं करनी चाहिए आज की डेट में। ठीक बात है। लेकिन क्या चीजें होती है जो वैधता, फिर से हम लोग वैधता पर ही आए कि जो तो वैधता कम किन कारणों से होती है और बढ़ती किन कारणों से? ये तो बड़ा गहरा सवाल है मेरे हिसाब से, और खासकर हिंदुस्तान के जहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि धर्म का प्रभाव काफी ज्यादा है हमारी सोसाइटी में, तो हम कहीं ना कहीं धर्म की वैधता ढूंढना चाहते हैं काफी चीजों में, लेकिन वो हमने
डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिया है कि उसमें तो क्या खराबियां हैं। तो मुझे लगता है वैधता अगर आपको दूसरी तरफ से ढूंढनी है तो उसका यही है कि आपने उसको इतने उसके नफा नुकसान तर्क जिसको बोलते हैं ना, उसको ठोक पीट के आइडिया को हर तरफ से ठोक पीट लिया और समाज में सब लोगों ने उसमें शामिल होकर ठोक पीट लिया, और लोगों को लगता है कि हाँ, अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है इसमें। लोगों को एक बेसिक चीज लगना चाहिए ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होने से हमारा फायदा भी तो है। अगर एक शॉर्ट टर्म में मैं उसमें शॉर्टकट नहीं निकाल सकता, लेकिन ओवरऑल मुझे फायदा है इस चीज में। सबको ये एक फीलिंग आना चाहिए कि भाई आज की डेट में अगर तुम किसी और को अंदर कर सकते हो, कल को तुम भी हो सकते हो। अगर थोड़ा सा भी तुम लॉन्ग टर्म सोचोगे तो तुम कैसे इस चीज की आप इस चीज को आप किस तरह से मानोगे। तो मुझे लगता है ये आइडियाज इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वैध हो गए हैं किसी टेक्निक की वजह से। अगर आप ठीक से उसके बारे में सोचोगे और बहस करोगे तो वो आपको लगेगा कि ये वैध आइडियाज हैं। अदरवाइज अगर ये बहुत ही कंटेक्सचुअल हो प्रणय, तो बहुत बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए ना अलग जगहों पर। लेकिन ज्यादातर मॉडर्न कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो उनके कोर आइडियाज काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, पर जैसा आपने कहा, एक तो 800 साल और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी 200 से ज्यादा साल का हो गया, तो वो चीजें हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर जो संविधान है वो समाज के जो नियम कानून है उससे अगर बहुत ऑपोजिट 180 डिग्री जा रहा है हर विषय पे, तो वैधता कम हो जाती है। और क्योंकि मतलब शायद वैधता 400 साल बाद आ जाए और लोग मतलब मार पीट के लोगों को समझ जाएगा यार कि ठीक है, एक ही तरीका है साथ में जीने का। लेकिन इंटरमीडिएट तौर पे जिसपे हम जैसे 100 साल हो जाएंगे भारत को कुछ ही 2047 में, तो उस फेज में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समाज को साथ लेके बढ़ना होगा। तो हम लोग एकदम रेवोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो शायद उससे और लोगों को लगेगा यार ये कौन हो तुम मुझे बोलने वाले, हमारी संस्कृति 2000 साल से चल रही है, तुम 50 साल से आके हमको बोल रहे हो ये सब करो। तो वो एक पॉइंट है और ये बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि हमें चाहिए कि प्रोग्रेस जल्दी हो और ज्यादा से ज्यादा, और हम लोग के जो प्रोग्रेस के मापदंड है वो अमेरिका से आ रहे हैं या यूरोप से आ रहे हैं जिनमें ये सब चीज 800 साल या 200 साल पहले हो। तो ये बहुत ही मतलब द्वंद है, इसे रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसका एक रेजोल्यूशन है थोड़ा सा प्रणय कि भाई आप कुछ चीजें चुनो और कम चीजें करो। बहुत ज्यादा करने जाओगे तो फिर मतलब लोगों के निजी जीवन में इतनी टांग भी मत अड़ाओ ना, ठीक है। तो इन चीजों में मैं बोलूंगा कि शायद थोड़ा सा, अगर संविधान, हिंदुस्तान में हमारा संविधान बहुत बड़ा और उसके रीजन दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए कि क्यों है और उनको क्यों लगा कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जनरली मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ओवर रीच तो है हिंदुस्तान में। आप जितना अब उतना ज्यादा करो तो वो आप शायद कोई चीज ऐसी कर रहे हो जो शायद आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन वो दूसरे आदमी को इस चीज में बनाती है कि यार ये रूल क्यों है, यानी संविधान की वैधता कम हो जाती है उससे। लेकिन वो रूल संविधान के लिए उतना जरूरी नहीं था जिसको यूज करके आप दूसरे की जिंदगी दूभर कर रहे हो। तो ये जो एक चीज है कि अगर आप अपनी जो पावर आप एक्सर्ट कर रहे हो उसको खुद को, कि संविधान भी खुद को सीमा में रखे। अगर ठीक है, संविधान सबको सीमित करने में लगा हुआ है, लेकिन संविधान खुद भी थोड़ा सीमा में रहे और लोगों को हर चीज की टिप्पणी नहीं करे कि तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। तो मुझे लगता है कि उससे वैधता बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक चीज हिंदुस्तान में खासकर मुझे लगती है प्रणय, लोग एक्चुअली लीगल सिस्टम को अंडर अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एक मॉडर्न लीगल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और हिंदुस्तान में लीगल सिस्टम इतना ब्रोकन है कि लोगों को लगता है कि यार लिखे होने से क्या होता है, फाइनली मुझे तो इंसाफ नहीं मिलता ना इस देश में, तो फिर आपकी वैधता कम होगी ना उस संविधान की। अगर आपको इंसाफ ही नहीं मिल सकता, मुझे लगता है हिंदुस्तान में हम इतनी चीजें करना चाहते हैं और हम सब बोलते रहते हैं भाई हम आज की डेट में ये सड़कें बना देंगे, जहाज बना देंगे, टैंक बना देंगे। अरे भाई आप क्या कहते हैं, जज खरीद के लोगों को 3 महीने में इंसाफ नहीं दिला सकते। ये तो एक बेसिक चीज है ना देश की। और ये किसी का मुद्दा भी नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो में पिछले 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूं, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कोई भी ये बोलता कि हम करेंगे, जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है
किसी भी देश में आपको अगर कोई भी सिस्टम चाहिए, उसमें आपको कैसे भरोसा आएगा? अगर वो सिस्टम आपके लिए काम करता है, तो पहली सिस्टम तो आपके लिए जस्टिस सिस्टम है ना। आप न्याय नहीं ले सकते तो फिर आप क्या बोलोगे? सिर्फ मतलब चावल लेने से, सरकार से आपको चावल, आलू, प्याज मिल रहा है, ये थोड़ी ना संविधान है। मैं लेकिन पूरी तरह से कि हमारा संविधान इतना ज्यादा ओवर रीच वाले में मैं पूरा अग्री नहीं करती हूँ। मुझे लगता है शायद हमारे संविधान में काफी रीजनेबल चीजें लिखी हुई है उसमें जो जरूरी है शायद, और हम ऐसा क्यों माने कि हम ऐसा क्यों देखें कि ये वेस्टर्न वैल्यूज से हमने ली हुई है। जैसे ये कुछ चीजें यूनिवर्सल है, और जैसे मैग्ना कार्टा की बहुत सारी चीजें डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर गई, तो वो ह्यूमन राइट्स ना, ह्यूमन राइट्स तो सब दुनिया में सभी जगह है। तो आई थिंक हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी हमारी चीजें जो हमने लिखी हुई है वो हम उसे इम्प्लीमेंट करके हमारी लाइफ में नहीं, हमारी आम लाइफ में हम वो फील नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये सब क्या लिखा है, मतलब इसका क्या वैल्यू है टाइप का काफी लोगों को ऐसा हो जाता है, राइट। बट शायद वो लिखा है वो नेसेसरीली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही कुछ अलग मतलब गलत है। आई थिंक समय के हिसाब से कुछ चीजें, और ये भी नहीं कि सारे आइडियाज जो आपने लिख दिए हैं तो उसी तभी का तभी इम्प्लीमेंट हो ही जाएंगे, राइट। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये जो आइडियाज आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद फ्रांस में क्या हो रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट का रूल चल रहा था, ठीक है, वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की था, राइट। पर वो आइडियाज जिंदा रह गए ना, तो वो आइडियाज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो एक उसकी भी वैल्यू है, और हमें शायद वो मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उस आइडियाज को शायद हम एक रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए, आज नहीं तो फ्यूचर में ही सही। बट आई थिंक ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं, तो हम पर ख्याति मुझे लगता है कि फिर भी हम लोगों का जो संविधान है वो राज्य को बहुत ज्यादा पावर्स देता है कई मायनों में, और जिसे हम लोग जिसे सोशल रेवोल्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना, तो समाज में सुधार लाना, से सुधार नहीं, क्रांति लाना, ये राज्य के ऊपर डाला गया है, उसका दारोमदार है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस वजह से कई चीजें जो अच्छी भी हुई है और वो होनी चाहिए, पर ये द्वंद बना रहेगा उस वजह से कि कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों अब राज्य क्यों बोल सकता है कि शबरीमला में कैसे होना चाहिए, कौन जाना चाहिए। लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, या फिर किसी भी कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, तो वो मुश्किल हो जाती है बात। तो मुझे लगता है हाँ, एक इससे जैसा सौरभ आपने कहा, प्रैक्टिस क्या है उससे वैधता बढ़ती है। अगर लोगों को रियलिटी में लगेगा कि ठीक है संविधान में ये सब लिखा है और उसकी जो प्रैक्टिस है वो एकदम ही ऑपोजिट हो, तो वैधता घटती है। दूसरा हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया कि राज्य किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से समाज को साथ में लेके चल रहा है, उस पे भी वैधता बढ़ती है। तीसरा मुझे लगता है एक चीज जिससे वैधता बढ़ सकती है वो ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लोग मिलके बदल सके, और अगर बदलने की संभावना हो तो उसमें वैधता बढ़ेगी ना उस इंस्ट्रूमेंट में। तो वो उसमें भी शायद भारत संविधान अच्छा है, क्योंकि ये तो अंबेडकर कहते भी हैं कि हम लोग आज की जो हमारी सोच है वो आगे की पीढ़ियों पे लादना नहीं चाहते, और इसीलिए भारत में जो संविधान बदलने की प्रक्रिया है वो काफी सरल है। मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए, या फिर 2/3 मेजोरिटी बड़ी बात नहीं है अगर संविधान जैसी बड़ी डॉक्यूमेंट बदलनी है, और कितने ही संशोधन हुए भी हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही परमिट करता है कि आप बदल सकते हो, तो उसकी वैधता बनी रहती है। लोग संविधान को ही एकदम डिस्कार्ड नहीं करना चाहते। ठीक है, आप लड़िए कि संविधान में क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो वो एक और पॉइंट है। बिल्कुल, और उसमें हिंदुस्तान ने अच्छा भी किया है, तो वो एक सफलता है मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की। हाँ, और वो बेसिक स्ट्रक्चर इजाद भी है, वो भी एक अच्छी चीज है कि ठीक है कुछ चीजें हम लोगों को फिर भी रखनी है, लेकिन उस पे भी कंटेस्ट हो सकता है। मतलब आप पार्लियामेंट जुडिशियल इनोवेशन है जो हमारा। हाँ, ठीक नहीं, ये चर्चा तो मेरे ख्याल से चिरोचिर है, जितने देर तक हम चलाते रहे चल सकती है। हमारे श्रोता जो हैं वो भी हमको बताएं जरा, आपको क्या लगता है संविधान की संवैधानिक वैधता कैसे हिंदुस्तान में या कहीं पे भी हम और बढ़ा सकते हैं, संवैधानिक मूल्य हम अपने समाज में कैसे और बढ़ा सकते हैं। इस बात पर चर्चा इस 26 जनवरी के आसपास हर जगह हो तो बहुत मजा आ जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हैप्पी रिपब्लिक डे। उम्मीद है आपको भी मजा आया।
यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।